अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान जोग्राफियाई तौर पर ऐसी जगह पर वाक़ है जहां पर हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर सी पैक के लिए इसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम हो चुकी है। यही वजह है कि चाइना भी इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रखता है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद पाक अफवाज भी इस हवाले से कंसर्न रखती हैं कि इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो इसकी आइनी और कानूनी हैसियत है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामी तौर पर ये ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आइनी तौर पर अभी तक ये उस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि बाकी 4 सूबे जो पाकिस्तान में जिस तरह से उसमें ऑपरेशनल हैं चीज़ें, उस तरह से वो मामलात उसके नहीं हैं। लेकिन अब इस बारे में कानून साजी करने के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है और इसी सिलसिले में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत एक मीटिंग भी हो चुकी है। मज़ीद भी इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है और स्पीकर असद कैसर साहब ने भी पीर के रोज़ एक इजलास बुला रखा था जिसमें पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया गया था कि इस पर डिस्कशन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में उसमें इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से भी तमाम गुफ्तगू ज़ेर बहस आने थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत के साथ किसी भी ताउन से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके बाद ये इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इस अहम कौमी सलामती के इशू पर भी हुकूमत और अपोजिशन सियासत खेलेंगी? क्या इसके जो इंतखाबात हैं वो भी सियासत की नज़र होंगे? कितने जायज़ हैं हुकूमत और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात? इस सिलसिले में पहले हिस्से में हम जायज़ा लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अफ़गान अमल की, अमन अमल जो कि आगे जारी है, जिसके हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब का एक अच्छा आर्टिकल भी हमने देखा है कि वो छपा है वाशिंगटन पोस्ट में और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस डिस्कशन की है कि क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को क्यों लगता है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो फहाशी फैलाने का ज़रिया बन रही हैं और क्या इसी खदशे के पेश नज़र टिकटॉक और इसके जैसी दूसरी ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगी कि अभी तो इजलास में गए नहीं, बात हुई नहीं, लेकिन पहले से ही अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए कि जी हुकूमती रवैये की वजह से हम नहीं जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि कोई मुनासिब बात है? अगर बात नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखें आप। सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने APC के एलामिये में भी ये कह दिया था कि अब हम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जिस मीटिंग का बड़ा चर्चा भी रहा जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुई, वो भी उस मीटिंग का भी पस मंजर जान लें कि उस मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर शरीक नहीं हुए थे। उसके बाद वो फिर मीटिंग हुई और आर्मी चीफ को लेना पड़ी मीटिंग। अब अपोजिशन जो है उसका बुनियादी तौर पे ये कहना है कि जनाब ये जो स्पीकर को कहा इन्होंने कि स्पीकर अब ये लें, तो स्पीकर का क्या रोल है? इलेक्शन तो कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो वो करवाएं, हम हुकूमत के साथ इस पर नहीं करेंगे। असल मसला ये है कि ये सारी चीज़ें बुनियाद जो है उस चीज़ की हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका एक पस मंज़र समझ लें कि जब डोगरा राज से छुटकारा हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए, उन्होंने इल्हाक कर लिया पाकिस्तान के साथ। उस वक्त उसको कश्मीर के साथ नथी कर दिया गया, हालांकि एक्चुअली वो कश्मीर के साथ उस तरह से नहीं, कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका था, गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ इलाका नहीं था। अब उसके बाद ये मामला कि वहाँ पे आप देखिए 1975 तक तो अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून जो है वही वहाँ पे नाफिज रहा। अब पोजीशन ये है कि वहाँ की आवाम को भी हकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक। उन्हें आप सूबा डिक्लेयर करें, उन्हें बुनियादी हकूक जो हैं वो सब पूरे मुल्क की तरह दें। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सारे के लिए आइन में तरमीम होनी चाहिए, नया सूबा बनना चाहिए। अब ये सारे जो इतने मामला है ना, उस पर अपोजिशन को भी पता है कि हमारे बगैर हुकूमत कर नहीं सकती और हुकूमत को भी पता है कि इनके बगैर होगा नहीं। अब हमारे सियासतदान फिर बड़ी बातें तो बहुत करते हैं कि जनाब मीटिंग क्यों हुई, मीटिंग किसने ली, मीटिंग चेयर किसने की। तो अल्लाह के बंदो, जब तुम आप खुद स्पेस देंगे, जब आप खुद आपस में बैठ के मामला हल नहीं करेंगे तो फिर किसी ना किसी ने तो करना है, क्योंकि मुल्क के मामलात, सालमियत के मामलात और रियासत को चलाने के मामलात इस तरह से छोड़े तो नहीं जा सकते। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर होते हैं जिन पे ना हुकूमत को सियासत करनी चाहिए ना अपोजिशन को सियासत करनी चाहिए, बल्कि दोनों को मुल्की मफाद में
रियासती मफाद में एक हो के काम करना चाहिए। हिलाली साहब, जैसे आपने कुछ दिन पहले एक सवाल का जवाब देते हुए फैटफ का जिक्र किया था कि उसमें भी यही हो रहा था कि वो भी मुल्क की ज़ाहिर है ज़रूरत थी एक कि उसमें कानून साज़ी होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि नहीं वो हुकूमत से नहीं मिलेगी, हुकूमत ने कहा कि जी अपोजिशन एनआरओ चाहती है। वो बात इतनी उलझी कि फिर आखिरकार ज़ाहिर है कि इंटरवीन करके ही जिस तरह से वो फिर कानून साज़ी भी सबको मालूम है। तो इवेंचुअली फिर ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड लग रहा है कि इसका मतलब है कि जो सियासतदान है ये आपस में नहीं फिर नेगोशिएट कर पाते। ये कैसे वैलिड लग रहा है आपको, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू है। अगर चलिए आप शुरू करें ना 2015 में, अगर गवर्नमेंट अगर ऑपोजिशन उस वक्त कहती यही ऑपोजिशन को कि तुम्हारे स्पीकर हमें नहीं चाहते, हम नहीं बैठते तुम्हारे साथ, वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होता, वो कोई ठीक बात होती। इलेक्शंस ना हो इसलिए कि आपका स्पीकर हमें अच्छा नहीं लगता है। भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है स्पीकर का, आपको पता है? कोई और आदमी नहीं है नेशनल इश्यूज पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को लाए एक्सेप्ट स्पीकर। उसका एक न्यूट्रल रोल होता है। क्या ये न्यूट्रलिटी स्पीकर ने इस इश्यू में तुम्हारे नहीं किया है? आपने तो बैठा ही नहीं है, बैठने के पहले आप कह देते हैं exactly, मेरा भी यही पॉइंट है। बिल्कुल, मैं भी यही बात। इतनी बड़ी नेशनल इश्यू पे, इतनी बड़ी नेशनल इश्यू पे। और दूसरी बात है, आपको तो पता ही नहीं है यार पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या। अगर आप नहीं चाहते पार्टी का आदमी स्पीकर इलेक्ट हो तो क्यों नहीं आप एग्री करते कि इंडिपेंडेंट पार्टी से स्पीकर आना चाहिए? वो भी आप नहीं कहते हैं। इट इज फूलिश टू बॉयकॉट इलेक्शंस। ये इलेक्शंस होंगे, अगर अब नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हुआ, 3 महीने बाद हो जाएंगे, होंगे जरूर। और अगर आप नहीं हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके लोग इलेक्शन बॉयकॉट का उन्होंने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि हमने उस मीटिंग में नहीं जाना। वो मीटिंग में जाने से उन्होंने एतराज किया। इलेक्शन बॉयकॉट का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अरे यार क्यों नहीं जाना, क्या किया, क्या बॉयकॉट नहीं करते इलेक्शंस मगर उस मीटिंग पे नहीं जाना? तो ये इसका मतलब है कि अगर उनको मौका है तो कहने के हम फेयर इलेक्शंस कर रहे हैं, वो भी मौका खो दो। माने डोंट गो देयर और एंश्योर कि ये इलेक्शंस फेयर हों। ये किस किस्म के लोग हैं? दूसरी बात मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सिचुएशन। डोगराज अपने फोर्सेस भेजते थे गिलगित बल्तिस्तान में ट्रिब्यूट लेने के लिए, माने पैसे इकट्ठे करने के लिए, मगर डोगरा का कानून गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चाहता। तो क्या था वो? एक लिहाज से उनके जो फोर्सेस जाते थे और उनसे पैसे निकालते थे मगर उनका कानून नहीं। तो जब पार्टीशन हुआ और गिलगित बल्तिस्तानी कहने लगे हम पाकिस्तान के साथ ये करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया। मगर क्यों कहा कि नहीं नहीं मगर फिर भी आप जम्मू एंड कश्मीर के बिलोंग करें? इसलिए कि हम कहते थे कि भाई ठीक है ये हमारे साथ हैं, जब प्लेबिसिट होगा इनका वोट हम इस्तेमाल करेंगे और वोट मिलेंगे पाकिस्तान को। तो हमने कुछ नहीं कहा। अगर तुम समझते हो जम्मू एंड कश्मीर जैसे इंडिया समझता है जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया। मगर ये एक्चुअली मेरे थिंग ये था इंडिपेंडेंट, इसलिए कि जब आपका कानून, डोगरा का कानून जब इधर नहीं लागू होता था और सिर्फ ट्रिब्यूट लेते थे, इट मींस कि कोई स्पेशल अरेंजमेंट था इनका। तो इसका मतलब ये था कि ये नहीं था। और प्लेबिसिट में अगर इंडिया समझना चाहता है कि ये पार्ट ऑफ कश्मीर है, तो ठीक है, ये वोट जब करेंगे तो हमारे लिए करेंगे। वो इस पे तो मैं भी आती हूँ कि कश्मीर कॉज से ये जुड़ा हुआ कैसे है, इस पे इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। लेकिन चूंकि बात थोड़ी सी उस हवाले से हो रही थी, इमरान साहब जो हिलाल साहब बात वही कर रहे थे जो हम लोगों ने बात की है कि जाहिर है कि आप अभी मीटिंग में गए ही नहीं और आप पहले ही कह दें कि जी ये ठीक नहीं मीटिंग करें, हमने नहीं जाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मीटिंग तो थी ही इसलिए कि इंतखाबी इस्लाहात कर ली जाए ताकि बाद में ऑपोजिशन इस बात का गिला ना करे कि जी इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, धांधली हुई है, तो उस पहले ही आप अपनी रिजर्वेशंस दूर करवा लेते। समीना आपको याद होगा 17 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट भी, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है इसके इख्तियारात नाकाफ़ी हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह का मामला होना चाहिए, उनको इख्तियारात देने चाहिए, उनको हकूक देने चाहिए। अब मामला ये है कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो उनको आप महरूम, अपनी सियासत के लिए आप अवाम को महरूम रखना चाहते हैं। मेरा तो नुक्ता नज़र इस पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्यों आप अपने सियासी स्वाद के लिए, और आप देखिए इन इलाकों में होता क्या है,
होता असल में ये है कि अब अपोजिशन को ये पता है कि हुकूमत क्योंकि इस वक्त पीटीआई की है, तो आम तौर पे आप देखें कश्मीर में या इधर गिलगित में, हाँ, जो सेंटर में होती है उसी की गवर्नमेंट आम तौर पे वो जीत जाते हैं। अब ये अपोजिशन को इस बात का खदशा है कि क्योंकि चांसेस वहां हैं इनकी हुकूमत बनने के, तो हम इसमें ये जो है ना रखना डाल दें कि जी ये होना नहीं चाहिए। भाई आप या तो आपने उतना वहां पे सर्व किया हो, लोगों के लिए इतने काम किया हो वहां पे लोगों, जब आपकी सेंटर में गवर्नमेंट थी तो आप भी तो वहां पे हुकूमतें बनाते रहे। बिल्कुल बनाते रहे हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जरूर होने चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, वहां जो जीते वो हुकूमत बनाए। ये क्या है कि भाई अपनी पसंद की अगर आपकी हुकूमत में मीठा मीठा हाफा पर करवा तू, इसका मतलब डंडे से ये वाली कानून साजी भी होगी। मैं समझता हूँ डंडे से हो या जैसे भी हो, होनी जरूर चाहिए। उसकी वजह है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की आपकी मुल्की सलामती के लिए हम बहुत, और फिर आगे अब आप सी पैक देखें, आप सी पैक पे कितना कर रहे हैं, और सी पैक में आप उनकी बुनियादी जो हैसियत है गिलगित बल्तिस्तान पे अगर आपका कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा तो सी पैक जो है वो कैसे कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है हिलाल साहब, सी पैक के लिए इसकी अहमियत है और ये हमें भी मालूम है, इस बात पे ज़ाहिर एम्फसाइज कर रही है अफवाज भी और चाइना भी। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन गया पाकिस्तान का तो इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। आपकी क्या राय है? कैसे पहुंचेगा भाई, आप बताएं तो सही ना। कौन कहता है कि नुकसान पहुंचेगा कॉज को? अगर वोट प्लेबिसिट का आया और ये ये अगर कश्मीर के अंदर होता तो फिर भी हमें वोट मिलता इनका। हम तो इनको एक्सेप्ट नहीं किए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इसलिए कि हम चाहते थे कि ये कश्मीर के साथ लगा हो कि जब प्लेबिसिट हो ये मुसलमान, ये लोग जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं और अब और भी नफरत करते हैं, ये हमें वोट देंगे। तो नुकसान कैसे हुआ? दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये हिंदुस्तानी जो हैं ये कहते हैं कि हमने 6000 किलोमीटर हिंदुस्तान का 6000 किलोमीटर इसका ये गिलगित बल्तिस्तान का हमने चीन को दे दिया है। चीन के साथ जो हमने एग्रीमेंट का, कभी आप उसकी कहानी पढ़ें, मुझे पता है क्यों, इसलिए कि नूर खान और आगा शाही ने वो एग्रीमेंट निगोशिएट किया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट पे हम और चीन का पूरा जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल इतने फर्म ग्राउंड पे एस्टेब्लिश हो गया। और वो 6000 का नहीं था, वो टेरिटरी ऐसे ऐसे जाता था, कोई ऐसे चीज, कुछ ऐसे क्लेम्स आ रहे थे जो हम पहुंच नहीं सकते थे। और हमने उनको कुछ कहा कि हाँ हाँ ये तो मैप के बता, ये तुम्हारी टेरिटरी है। वो कहते थे मगर तुम्हारे टेरिटरी से अगर हम नहीं जाएं तो हम अपनी टेरिटरी पहुंच नहीं सकते। तो अच्छा। इसलिए हमने ठीक किया था। ये हिंदुओं का झूठ है, झूठ का पलंदा पे उन्होंने ये महकमा और हर किस्म का लाइन को करते हैं और रिलेशनशिप ये डिस्ट्रॉय करते हैं मुल्कों के साथ, इसलिए कि अनरियलिस्टिक क्लेम्स लगाते हैं। तो हमने बड़ा एडवाइजडली हमने वो लाइन को एक्सेप्ट किया। और अब चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है, देखिए आप बेसिस कितना सॉलिड है। और सीपेक ऑफ कोर्स ये तो ये एक एग्रीमेंट था जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया पाकिस्तान और चाइना के, सब चीज इस बुनियाद पे बना है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से, ये वो है बेसिकली जैसे 5 अगस्त को इंडिया ने किया कि जो कश्मीर उनके जेर तसल्लुत है उन्होंने उसको जबरदस्ती अपने आइन में जोड़ लिया। अब हमारा कोई वो मामला तो नहीं है कि हमने कोई जबरदस्ती रखा। मैं बात सुन, आपने जो इलाली साहब से भी सवाल किया था ना, बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमारा इल्हाक कराची अकॉर्ड के मुताबिक हो गया था। अच्छा, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी उसमें तो शुमाली इलाका जात का जिक्र ही नहीं है, उसमें गिलगित और इनका जिक्र ही नहीं है। वो तो सिर्फ वहां तक है, कश्मीर तक, इसलिए कश्मीर को इसके साथ उस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई उस तरह से रिलेशन नहीं बनता। लेकिन इसका ये तासुर सिर्फ एक ज़हनी तौर पर हो सकता है कि इसका मतलब है कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारे पास हैं इलाके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो हमारे पास हैं और ऑक्यूपाइड को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। तो ये हमने एक अंडरस्टैंडिंग कबूल कर ली है ऐसी। ये तो वहां पे तो उन्होंने जबरदस्ती की है। आप इस बात को समझे कि इंडिया ने तो जबरदस्ती की। और आप अगर हिंदुआता की बात करें तो वो तो पूरे बड़े सगीर को, वो सिर्फ कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा नहीं, वो तो पूरे बड़े सगीर पे अपना हक जताते हैं। वो तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। उनकी बात छोड़ दें, वो तो
फासिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुत्व का तो प्रचार ही कुछ हो रहा है। जो हकायक की बात है, हकायक की बात ये है, आप इस बात को समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी असेंबली ने ये करारदाद पेश की है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक जो है ना पास कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त पहले आपने खुद इल्हाक किया उसमें कोई मसला नहीं है, अब आप सूबा भी बनना चाहते हैं, और फिर आपका कराची कार्ड जो हुआ था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ, कश्मीर बिल्कुल अलग है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इशू बिल्कुल अलग है। इसमें अब हमारे सियासतदानों को थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आसान तरीके से ये सारे मसले हल कर लें जिससे मुल्क को, मुल्क की सालमियत को फ़ायदा हो। इलाली साहब, फिर अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? जाहिर है अब नेशनल असेंबली में उसकी सीटें भी मुख्तस होंगी, सूबाई असेंबली भी उसकी उसी तरह से प्रॉपर बनेगी, पहले भी है लेकिन जैसे बाकी सूबों की है, तो ये फिर मामला कैसे हल होंगे जब अपोजिशन और हुकूमत बैठने के लिए साथ साथ तैयार नहीं है? आर्मी चीफ बैठते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म नहीं होते, अब अपोजिशन स्पीकर के पास नहीं जा रही। नहीं, देखिए सीधी सादी बात यह है कि ये अपोजिशन और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। ये था मौका जब ये मिले, कर्टसी स्पीकर दोनों तरफ मिले और दे कम टू एन एग्रीमेंट। अगर ये नहीं आना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इलेक्शंस होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बनेगा, ये एक सूबा बनेगा इसलिए कि उधर के लोगों की ये ख्वाहिश है, और ये इसलिए नहीं बन रहा है कि इनके साथ जो हुआ है फाटिफ के ऊपर, वो ये असद कैसर को नफरत करते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं है। अरे भाई, अगर तुम उसको नहीं मानते हैं तो अगर हर गवर्नमेंट ये स्टांस अडॉप्ट करें कि इसलिए स्पीकर पार्शियल था, एक वोट पे हम उसकी कोई बात इन फ्यूचर सुनेंगे नहीं, हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, यू कांट मेक दिस सिस्टम वर्क। ये तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इमरान साहब, इसमें फिर ये हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये आपकी अच्छी तजवीज़ है वैसे इलाली साहब, लेकिन इमरान साहब इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर सेनेट इंतखाबात तक ये मामला लटक तो नहीं जाएगा? नहीं, अब मैं आपको बता दूं, असल आप देखें ना कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में सरताज अजीज की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। वो सरताज अजीज कमेटी भी उस वक्त ये रिकमेंडेशन दे चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलग से सूबा बनाया जाए, और ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ हिलाले साहब, आप भी नोट कर लेंगे, सियासत व्यासत कुछ नहीं होगी, ये हो जाएगा, ये सूबा बन जाएगा। अपोजिशन यही अपोजिशन मानेगी, वो अभी थोड़ा सा अपना ना भाव दिखा रहे हैं, ये मामला इवेंचुअली हल हो जाएगा, क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है तो फिर अपोजिशन पे भी अवाम का इतना प्रेशर होता है, मीडिया का इतना प्रेशर होता है कि अल्टीमेटली उसको भी ये तो नखरे छोड़े ना, फिर नखरे ना करें। नखरे करके उन्होंने हिलाली साहब अपनी अहमियत भी तो जतानी होती है ना, थोड़ा सा मार्जिन दे दें, थोड़े से नखरे कर लें, ज्यादा। सेनेट इंतखाबात अगर होते हैं तो उसमें पीटीआई अगर ज़ाहिर अक्सरियत हासिल कर लेती है जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, तो फिर तो अगर अपोजिशन कोई ऐसी चीज़ करती भी है तो मेरा ख्याल है फिर भी कानून साजी तो हो सकती है मुश्तरका इजलास में। समीना, अगर सेनेट इलेक्शन तक यानी मार्च तक अपोजिशन कुछ ना कर सकी तो फिर उनके लिए एक तरह की सियासी मौत होगी, उसके उनके लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है। ये जो एपीसी के इजलास हैं, ये जो एक स्ट्रेटेजी पूरी दी जा रही है, आज मैंने अपने कॉलम में भी, अगर आपने पढ़ा होता तो आप पढ़ लेते, मैंने आज पढ़ लिया था। ये लिखा है कि ये डू एंड डाई की पोजीशन है, ये इन्होंने मार्च से पहले कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मार्च में अगर मार्च तक ये कुछ नहीं करते और पीटीआई सीटें जीत जाती है फिर इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, फिर ये जो थोड़े बहुत भरम है ये भी कोई नहीं उठाएगा, फिर थोड़े बहुत नखरे भी कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, चले जी, इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ज़ाहिर जो कौमी नौयत के कौमी इशूज़ हैं सलामती से भी जुड़े, और वैसे भी जहाँ पाकिस्तान का फ्यूचर ज़ाहिर स्टेक पर है, उस मामलात में हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही मेचॉरिटी का सबूत दें और अच्छे बच्चों की तरह बैठ के कानून साजी करें। नाज़रीन, इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि खित्ते की भी सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अफ़गान अमन अमल के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हो रही है, और उसमें आज इमरान खान साहब का भी एक स्टार सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में फ़ौजी इनखला ना किया जाए, ऐसे खदशात उनके क्या हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि इंट्रा अफगान तालिबान
डायलॉग्स का सिलसिला भी जारी है। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खित्ते में क़याम अमन के लिए जो गैर मुल्की अफवाज है उनके इनखला की भी बात हो रही है। और इसी तनाजुर में हर जो मुल्क है जो इसमें स्टेक होल्डर है वो अपने अपने तौर पर देख रहा है कि उसका किरदार क्या है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की इसमें सबसे कलीदी हैसियत है और दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ देखती है कि वो क्या इस सिलसिले में किरदार अदा करता है। ऐसे में हमने देखा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल आज तहरीर किया है जिसमें उनका ये कहना है कि एकदम से कोई जल्दबाजी में इनखला ऐसा ना किया जाए जिससे कोई खित्ते में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसका फिर से नुकसान उठाना पड़े। और भी उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की जिनको हम आगे सवालात की शक्ल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके कंसर्न्स हैं और कितने जायज़ हैं। हिलाली साहब, आपसे आगाज़ करते हुए सेगमेंट में आप क्या समझते हैं, जो बात ये हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इनखला किया जाए, एकदम से कोई इनखला ना हो, आप समझते हैं ऐसी कोई तजवीज़ फौरी तौर पर वैसे भी कोई ऐसा होने जा रहा था और उनके खदशात ये दुरुस्त हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, असली बात ये है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस आर्टिकल से ये फिर पता चल गया कि हम चाहते ही नहीं है कि अमेरिकन जाएं और वो कठपुतली जो हैं वो भी नहीं चाहते कि अमेरिकन जाएं। क्या मतलब है आपका कि बहुत जल्दी ना निकलें? 20 साल हो गए, जल्दी का क्या मतलब आपका? 20 साल और? दूसरी बात, कौन जाना चाहता है जल्दी से? मैं आपको बताता हूं कौन। ट्रंप जाना चाहता है, अफगान तालिबान जाना चाहते हैं कि वो जल्दी से जाएं। तो आपके सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कठपुतली काबुल को आप साथ हैं, उनके साथ हैं कि आप इंडिया के साथ हैं? क्या मतलब है आपका कि जल्दी ना जाएं? 20 साल हो गए हैं। इस 20 साल में जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है क्या आपको पता नहीं है? कितने लोग आपके मारे गए, कितने अमेरिकन बम से और ड्रोन से मारे गए। और हाँ, शायद कठपुतली और अफगान तालिबान में पीस ना हो, इसके माने वो ठहर जाएं 20 साल और? क्या, व्हाट इज दिस? दूसरी बात, उन्होंने लिखा है हमारे वजीर आज़म ने कि ब्लडलेस डेडलॉक ऑन नेगोशिएटिंग टेबल इज बेटर देन ब्लडी स्टेलमेट ऑन बैटलफील्ड। उसके माने कि अगर आप कोई नतीजा ना हासिल कर सके कॉन्फ्रेंस टेबल पे, तो आप फिर भी वो बेहतर है कि वो ब्लडी स्टेलमेट जंग मैदान पे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किधर है ऑप्शन आपके पास? डेडलॉक, ब्लडलेस डेडलॉक। ब्लडलेस नहीं होगा अगर ये नतीजा फैसला ना हुआ कॉन्फ्रेंस टेबल पे, तो वो जंग जो आस्ते आस्ते चल रही है, जो अफगान तालिबान और कठपुतली के खिलाफ, वो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। आप समझते हैं वो ब्लडलेस रहेगा? ये किसने सिखाया आपको? ब्लडलेस नहीं होगा, बढ़ेगा। अच्छा। और फिर हमें पूछा जाएगा किसके साथ तुम खड़े हो? क्या हम फिर कहेंगे अमेरिकनों के साथ खड़े हैं? तीसरी बात, और जब ये होगा तो ये जो अमेरिकन 3-4 हज़ार जो बाकी होंगे वो किसके साथ होंगे? जिसके साथ वो होंगे, कठपुतली के साथ होंगे। जैसे उनके साथ लड़ाई शुरू होगी फिर वही बात शुरू हो जाएगी। देखिए, बात असल ये है प्राइम मिनिस्टर साहब और ये लोग जो आर्टिकल्स लिख, ये जो माफ़ करिए, कठपुतली और दूसरे मुल्क जो हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि $4 बिलियन, $4.1 बिलियन चाहिए अफगान नेशनल आर्मी को रखने के लिए। वो कौन पैसे देगा अगर अमेरिकन जाएं? ट्रंप तो कहता है मैं नहीं देना। अच्छा, अगर आप $4 बिलियन ANA के लिए अफगान नेशनल आर्मी के लिए नहीं दें, वो भाग जाएंगे। 50-60% तो पश्तून है। वो जो तालिबान, वो तो नौकरी के लिए आए, वो मारने के लिए नहीं आए, वो नौकरी के लिए आए, वो भाग जाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। ये जंग जो है इसका नतीजा कॉन्फ्रेंस टेबल में शायद ना हो। आप अपनी तैयारी करें, फेंस जो आपने बढ़ाए उसके पीछे आप अपने फोर्सेस को अरेंज करें, डिप्लॉय करें, दुआ करें कि ये पीसफुल सोल्यूशन होता है। मगर अगर नहीं होता है, जो इम्कान बहुत सारे हैं, फिर आप क्या करेंगे? वो प्लान। लेकिन वो तो स्ट्रांगली इस बात पे इमरान साहब बिलीव करते हैं कि सोल्यूशन तो जो भी है वो पीसफुल ही होगा। वो जंग तो कोई सोल्यूशन वो मानते ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। और आपको लगता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात में बिल्कुल कोई वज़न नहीं है? मीना, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब का जो ये आर्टिकल है और उनका जो मौक़िफ़ है वो किसी हद तक दुरुस्त है। अच्छा, हाँ जी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि जब रशियन एकदम से चले गए थे
1999-90 में, तो उस वक्त जो वहाँ पे गदर मचा था, ये भी अमरीकी एकदम से अगर वहाँ से निकल जाएं तो फिर वो गदर वहाँ पे मचने के चांसेस हैं। अच्छा। इसलिए इमरान खान साहब की बात में मुझे ज़ाती तौर पे वजन लगता है। वो ये चाहते हैं कि एकदम से एकदम ये ना हो कि जहाज़ बढ़े और वो निकल जाएं, उनको यहाँ पे करना चाहिए। और आ जाते हैं तालिबान की तरफ, तो मेरे ख्याल में तालिबान भी, क्योंकि उनका 20-25 साल से एक मौक़िफ़ है कि वो ये कहते हैं अमेरिकन निकले हैं, इसलिए वाज़े तौर पे तो नहीं कहते अब कि जी ये रुकें यहाँ, लेकिन अंदर से वो भी ये चाहते हैं कि एकदम से ये ना चले जाएं। वो भी चाहते हैं कि वो गारंटर के तौर पे यहाँ पे रहें, क्योंकि जो जिस नेशनल आर्मी की हिलाली साहब बात कर रहे हैं उसका अभी वहां पे उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो उस तरह से वहां पे अमनो अमान की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा अफगानिस्तान के मफाद में भी इस वक्त ये है, तालिबान के मफाद में भी ये है कि वहाँ पे अमेरिकन गारंटर के तौर पे मौजूद रहें और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सिस्टम एक डेवलप करके फिर चले। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि जब सब अपने अपने बोरिया बिस्तर समेटेंगे और चले जाएंगे और वहाँ पे कोई सूटेबल कठपुतली तो नहीं होगा? जाहिर है कठपुतली फिर वहाँ पर कैसे रहेंगे? तालिबान जो हैं, जो लड़ रहे हैं जंग, उनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट तो होगी, उसके बाद ही कोई जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कठपुतलियों के हवाले करके चले जाएंगे। बातचीत होगी, क्या हो रही है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल नहीं रहे, उसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा। वो यही रिजल्ट निकलेगा। अमेरिका अगर जाएगा तो अफगानिस्तान में अमन जो है वो उसी सूरत होगा जब तालिबान वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं। वहाँ तालिबान हुकूमत में आएंगे तो वही चीजों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे अब देखे ना, वही तालिबान है जो कभी अमेरिका को लगता है कि बड़े सबसे बड़े दहशतगर्द वो हैं, कभी लगता है कि सबसे अच्छे बच्चे ही वो हैं, उनको बुला के वो कहते हैं आ जाओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो ये सारी चीजें इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इसी पॉइंट पर नाज़रीन ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और अहम मामला है जिसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, और वो ये कि वज़ीर आज़म साहब क्या ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जो डिफरेंट ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लग जाए, क्योंकि वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं वज़रा के जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को लगता है कि मुल्क में जो उरियानियत और फहाशी है उसकी वजह से रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं और बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं, हमारे कल्चर को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। डिस्कशन करते हैं डिटेल में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया ज़ाहिर है कि इस वक्त अपनी जगह बना चुका है माशरे में और इसकी डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो घर घर पहुंच चुकी हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हर ऐप्स के ऊपर उस तरह से कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल या पैमरा का कंट्रोल या ज़ाहिर है कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस तरीके की है भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, रेगुलेट करने के हवाले से हमेशा ही बातचीत होती रहती है। इसी हवाले से अभी एक ताज़ा खबर ये भी सुनने में आई है कि वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि जो टिकटॉक ऐप है या इसी तरह की जो दूसरी ऐप्स हैं उनको या तो बंद किया जाए या रेगुलेट किया जाए, कुछ ना कुछ इस सिलसिले में कानून साजी होनी चाहिए। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो ये समझते हैं कि माशरे में जो फहाशी फैल रही है उसकी वजह से जो अखलाकी तौर पर माशरा है वो पस्ती का शिकार हो रहा है, और उन्होंने इसको इवन रेप केसेस से भी नत्थी किया है कि ओवरऑल ज़ाहिर है कि जब माशरा पस्ती का शिकार होता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं, कल्चर हमारा डैमेज हो रहा है। तो इसकी ये सारी जो गुफ्तगू है ये शिबली फराज साहब ने भी रिपोर्ट की है और उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से ज़ाहिर है कि कोई बात हो सकती है, मशावरत इस पर चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने से, इनको बंद करने से ये मसाइल हल हो जाएंगे, क्या इसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से जायज़ हैं कि जितनी ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया बहुत पेनिट्रेट कर गया माशरे में, उसके बाद से हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा एक जो शर्मो हया है या जो एक हमारे अखलाकी अक़दार थी, वैल्यूज़ थी, वो कहीं पीछे रह गई। समीना, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर आज वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हैं तो उसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। हाँ, पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं बतौर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उनके असूली मौक़िफ़ की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर माशी इक़दार के हवाले से वो परेशान है तो उन्हें सिर्फ परेशान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका ये फ़र्ज़ भी है, उन पर वाजिब भी है और उनका अवाम का उन पर ये हक भी है कि इस तरह की जितनी भी बुराइयाँ उस पर ना सिर्फ गौर करें बल्कि कानून साजी करें और उस पर के हवाले से काम करें। लेकिन समीना, देखने वाली बात ये है कि क्या हर चीज़ का हल पाबंदी हर चीज़ का कभी भी हल नहीं हुई, और ऐप्स और लाखों में है। आप कितनी ऐप्स पे पाबंदी लगाएंगे?
टिकटॉक पे पाबंदी लगाएंगे तो फिकफाक आ जाएगी यानी एक पे पाबंदी लगाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है। आपको ऐसी कानून साजी करें कि उनको रेगुलेट अच्छी तरह कर दें। ऐसे इकदाम देखें आप, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं उनसे बात करें और इसका ये हल निकालें। ये बात तो अपनी जगह सही है ना इमरान साहब के सोशल मीडिया तो बिल्कुल शुत्र बेमहार ही बन चुका है, इसको कैसे को रेगुलेट करें। आप देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी इस मामले में अपना केस जो है वो हार गए थे एक तरह से, तब उन्होंने हाथ उठाना पड़ गया। नहीं सुनिए ना, बात सुने, बात ये नहीं है। अब आप देखें जो हिलाली साहब भी यहाँ कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं, अभी अगर हम हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो देखिएगा पीटीआई वाले अभी हमें कैसे लताड़ना शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में कहेंगे तो मरियम नवाज का मीडिया सेल हमारे लत्ते लेना शुरू कर देगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर भी मैं समझता हूँ पाबंदी किसी चीज का मुस्तकिल हल नहीं होती। सबसे अहम रोल मेरे नजदीक तो इसमें घर वालों का है। घर वाले अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। घर वाले भी तो मसरूफ है ना उन ऐप्स पे, भाई जितने भी मसरूफ हों लेकिन बच्चों की तरबियत बड़ी जरूरी है। फिर इसमें स्कूल का उस्तादजा का रोल आ जाता है। उसके बाद आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। मैं समझता हूँ हुकूमत भी तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन इसके लिए जरूर कुछ चाहिए। ठीक है, हिलाली साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, इसलिए हम अखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा ये सब कुछ पेनिट्रेट कर गए हमारे माशरे में। देखिए, आपको मैं माफ़ करिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है लैक ऑफ इंटरनेट फ्रीडम पे, इससे नीचे नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में सबसे बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं मुल्कों के दरमियान। बैन ये करो, बैन वो करो, अब टिकटॉक को बैन करो। क्यों इंडिया ने बैन किया भाई? वो तो एंटी चाइना है। आपका क्या मकसद है? आप ये सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं बैन करके? बैनिंग जो होता है, माफ़ करिए, हमने क्या बैन किया है इस मुल्क में? पोर्नोग्राफी बड़ी अच्छी चीज़ है। आप घर में जाके लोगों को बताएं, आपके जो माँ बाप जो बताते हैं बच्चों को, स्कूल में जो बताते हैं, सोसाइटी में जो बताते हैं, आप जाएं, भेजें लोगों को कि प्रीच करें कि एक औरत जो होती है वो बहन होती है जब तक आप कोई और फीलिंग्स डेवलप नहीं करते। ये नहीं कि हर औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बताता है इस मुल्क में। ये तो लगता है कि हम तो एक नेशन ऑफ सेक्स मेनियाक्स हो गए हैं, जिस किस्म के तरीके से हम लोग पॉर्न देखते हैं और जिस किस्म के तरीके से हम बिल्कुल ये सर्च ट्रेंड्स बताते हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं औरतों पे। आप ऐसे करें कि आप एक स्पेशल पुलिस फोर्स लगाएं जिसमें ग्रेजुएट्स होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ये वो के लिए बनाएं। ये करें आप कि कम करें, साथ साथ एजुकेट करें स्कूल्स में, होम्स में। आप आइटिनरेंट माने वो मोबाइल ड्रामाज में जाके बताएं कि औरत की कदर करो, फैमिली की कदर करो, डू समथिंग। बैन आके कर दें बस। लेकिन इमरान साहब, मैं ये जरूर चीज जाननी हूँ। एक सेकंड साहब, बिल्कुल आपकी जगह, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इमरान साहब अपने बचपन की बात करें और अगर थोड़ा ज्यादा पीछे चले जाएं तो आपके बचपन की बात करें। ज्यादा पीछे चले जाएं, ज्यादा ना जाए, थोड़ा ही चले जाए। ज्यादा देखिए, अगर आप ज्यादा पीछे जाएंगी तो हिलाली साहब के बचपन की बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज थी कि हमारे यहाँ रख रखाव था, माशरे में वैल्यूज थी, एक दो चैनल्स होते थे पीटीवी और उसके अपने एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड से रूल्स थे और उसी के अंदर वो चीज़ें होती थी। और हमें याद है कि हम अपने बचपन में इतने इनसिक्योर नहीं फील करते थे जैसे आजकल के हम अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, इतनी इंटरनेट के दौर में, इतना मतलब मीडिया के, सोशल मीडिया के दौर में कैसे आप बच्चों को एजुकेट करें? बच्चे आप कुछ बता रहे हैं, बच्चे कुछ देख रहे हैं, क्या करेंगे? समीना देखें, फिर बात वही है, माँ की जो गोद होती है ना, वो बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। अगर हम खुद इस पे अमल नहीं करेंगे और बच्चों की तरबियत की तरफ नहीं जाएंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हम नाम नहाद इस्लामी मुल्क में तो रहते हैं, हम अब नाम नहाद मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन क्या इस्लामी तालीमात पे हम अपने बच्चों को अमल करवाते हैं? क्या हम खुद इस्लाम जो हमें कहता है कि औरत को इज़्ज़त दो, फहाशी से किस तरह से बचो,
क्या हम खुद उस पर अमल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर हम अपने बच्चों से ये कैसे उम्मीद करें? दूसरी बात ये है कि जो टिकटॉक की स्पेशल ख़ास तौर पे आप उस पर आ जाएं, आप देखें अमेरिका और चीन का एक तनाज़े चल रहा है। आपने अपने ताल्लुकात चीन के साथ भी देखने हैं, आपने अपने सारे ये मामला देखने, आपको एकदम से इस पे कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे आपके ताल्लुकात भी मुतासिर हों। लेकिन ये मेरे नज़दीक तो मसला हल सिर्फ़ और सिर्फ तरबियत से ही होगा। हम इस्लाम से जितना दूर जाएंगे, जेन्युइन इस्लाम से, मैं मौलवी के इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम बताया उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा हकूक़ औरत को दिए गए हैं। माँ का रुतबा क्या है, बहन का रुतबा क्या है, बेटी का क्या है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा जब तशरीफ़ लाती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वो खड़े हो जाते थे। बेशक, यानी इस्लाम ने तो औरत को ये रुतबा दिया। वो तो है, लेकिन जो मैं बात कर रही थी वो मैंने तो खुद, वैसे सच्ची बात मैं आपको अपने घर की बताऊं, मैंने तो खुद एक तरह से बैनिंग इस तरह से ज़रूर की हुई है कि मेरी तो पूरी नज़र है कि मेरे बच्चा अगर कोई मोबाइल उसके हाथ में या कोई भी गैजेट उसके हाथ में तो वो देख क्या रहा है, इस पे नज़र तो होनी चाहिए। नज़र ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आपके बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि वो आपके पास बैठ के करते हैं। जब आपके बच्चे ग्रोइंग एज में आ जाएंगे, टीन एज में आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर आप हर बच्चे के साथ हर वक्त नहीं रह सकते। ठीक है, चलें जी, तरबियत बड़ी ज़रूरी है, इसे खुद भी नज़र रखनी होगी, लेकिन बैनिंग हर मसले का हल नहीं है, इस चीज़ को भी देखना होगा। नाज़रीन, इसी पॉइंट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए।